सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। मेरे साथ फ़खर रहमान है, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। फ़ॉरेन ऑफिस पे और सुप्रीम कोर्ट पर तो ख़ास तौर पर नज़र है उनकी। और दूसरे हमारे अफजल जावेद साहब, जो नैब की अदालतों के अंदर जो कुछ होता है और नैब जो कुछ कर रही है उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो आज इन दोनों को बुलाया हमने और प्रोग्राम में आज कोर्ट में एक बड़ा भरपूर दिन था सुप्रीम कोर्ट में, उसके जो मुख्तलिफ उन्होंने जो केसेस सुने उस पर बात करेंगे, सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम, हम पिछले कई दिनों से ये मौजू बना हुआ है चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग साहब, उनके ख़िलाफ़ एक एहतजाज भी है। लाहौर हाई कोर्ट में उनकी तैनाती के बारे में रिट भी है। क्यों यह है ये सब कुछ? अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि ये चैनल क्यों हर वक्त पेमरा के जो चेयरमैन हैं उनके हवाले से इस तरह की बात करता है। वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि चेयरमैन पेमरा का रोल बहुत अहम है और उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है मेरी और आपकी ज़िंदगी से। ख़ास तौर पर जो परसेप्शंस बनते हैं, जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो टेलीविज़न के अंदर जो मवाद आता है उसको वो कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मवाद है, हमारे जो सकाफ़ती अक़दार हैं, जो कल्चर को ख़राब करने वाली जो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको रोकना उनका काम है। लेकिन ये इतना अहम पोस्ट अगर एक ऐसा शख्स बिठा दिया जाए जो जिसकी अहलियत ना हो और वो उसको भी पता हो कि मैं यहाँ पर अहल नहीं हूँ, तो फिर वो किस किस के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा। अभी भी वो जो बातें कर रहे हैं, बोल को उन्होंने पिछले 3 हफ्ते में 2 दफ़ा उन्होंने बंद किया और वो क्या कह रहे हैं अपने दोस्तों को कि एक पावरफुल शख्सियत का नाम ले रहे हैं। मैं नहीं नाम लूँगा, मैं क्योंकि बिलीव नहीं करता कि चेयरमैन पेमरा सच बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने नाम लेके कहा है जी कि बस उन्होंने कहा है कि फ़िक्स कर दें इन्हें, ज़रूरत पड़ने पर अगर अथॉरिटीज़ कहेंगी तो उनको हम नाम भी बता देंगे। और ये मैं कन्फर्म बात बता रहा हूँ, लेकिन हम इस पर बिलीव नहीं करते। मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरीके से उनकी अहलियत को तब्दील किया गया, किस तरीके से उन्होंने ख़ुद से अपनी तनख्वाह बढ़वाई, पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। पूरी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दूँगा। 2 महीने उन्होंने डबल तनख्वाह वसूल की, डाका मारा वहाँ पर, और फिर अब कहते हैं कि 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये महीने की कटौती कर लो मेरी और पैसे वापस ले लो। अफजल जावेद साहब मेरे साथ हैं। चेयरमैन पेमरा पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जो एहतसाब अदालत में उनका मुकदमा है और उसकी कार्रवाई को किस तरीके से असरअंदाज उस पर होते हैं, किस तरीके से उसको फ़र्द जुर्म अभी तक आयद नहीं हो सकी और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट में भी गए, वहाँ पर स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की उन्होंने, वो स्टे ऑर्डर नहीं मिला। ये सारी तफसीलात आज सबूतों के साथ, ये मेरे पास पूरे कागज़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। अफजल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो उनका रेफरेंस है बतौर PIO, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो PID में उसमें कितना फ्रॉड है, क्या क्या इन्होंने किया और अब वो केस किस सूरत हाल पर है? देखें समी साहब, सलीम बेग का जो किरदार है किसी से ढका छुपा नहीं, और ये 2012 का वाक़या है कि वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मातहत अदारा है USF, उसमें किस तरह से उनके फ़ंड्स का बेदरीक इस्तेमाल किया गया और अपनी मनपसंद शख्सियात को नवाजने और माल बनाने के लिए और कमीशन लेने के लिए जो है खिलाफ ज़ाब्ता जो है ठेके लॉट्स किए गए। और सबसे बढ़कर हमने ये देखा है कि एक अदारे को नवाजने के लिए जो तयशुदा एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उसको हटाकर एक मखसूस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जो है लाया गया और 128 मिलियन रुपए का जो है वो टीका लगाया गया। और जो नैब का रेफरेंस, इसमें तमाम कहानी खुलकर यह की गई किस तरह सलीम बेग और जो उस वक्त के CEO हैं USF के, उन्होंने मिलकर साजबाज करके इस ख़जाने को 128 मिलियन रुपए का जो है नुकसान पहुंचाया। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस इश्तिहारी मुहिम के ख़िलाफ़ जो है जब दरख्वास्त दी गई तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तकरीबन 6 साल तक इस मामला को दबाने की कोशिश की, क्योंकि सलीम बेग साहब के पीपल्स पार्टी के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी जो प्रेस सेक्रेटरी है वो रहे। तो इन तमाम मामलात में तो फाइल दबी रही। लेकिन जब चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने तमाम मामलात को देखा तो 2018 में रेफरेंस फाइल किया। लेकिन हैरानगी इस चीज़ की है कि जब इस रेफरेंस को स्टडी किया तो वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो PRO है उसके PA के ख़त के ज़रिए जनाब सलीम बेग साहब ने 128 मिलियन रुपए की जो खतीर रकम है
वो एक मखसूस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जारी किया। और हैरानी सबसे बड़ी ये है नैब के उस रेफरेंस में कि ये भी इस बात का नैब जायज़ा ले रही है कि आया कि जो मीडिया मुहिम जो पॉलिटिकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल मुहिम के लिए चलाई गई उस फंड्स के ज़रिए कि आया वो चली भी थी, नहीं चली थी, जाली बिल्स दिए गए या फिर सिर्फ अपनी शख्सियात को नवाजा गया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सलीम बेग ने इन तमाम मामलात के हवाले से कोई मंजूरी नहीं दी और इन तमाम मामलात को ख़ास तौर पर जो यूएसएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग मिनट्स थे उसमें भी हेरा फेरी करने की कोशिश की, साजबाज करने की कोशिश की, ताकि ना सिर्फ सलीम बेग साहब बल्कि जितने भी इस पर मुलजमान हैं, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब का भी नाम है, उन तमाम को बचाया जा सके। और जब नैब के सामने इन्होंने अपना जवाब जमा कराया, बड़ा ही मासूमाना जो है जवाब जमा कराया, कहते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म जारी किया तो इसलिए उन्होंने ये कर दिया। अब आप मुझे बताएं समी साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इतने उस वक्त में वेले थे कि उनके पास जो है सिर्फ ये तमाम जो इश्तिहारी मुहिम जारी करने के मामला जारी रहे या फिर वो अपने जो कौमी सतह के मामला है वो देखते रहे? अब इसमें 3 तारीख जो है 3 फरवरी की डेट रखी है। अच्छा, अभी ये बताइए कि कितनी तारीखें, क्योंकि फर्द जुर्म के खिलाफ इन्होंने अपील भी की जो इनकी रिजेक्ट की गई है, इनकी अपील जो है वो मंजूर नहीं की गई। ये उन्होंने एक रिट पिटीशन भी फाइल की कि ये कार्रवाई जो है सारी नैब अदालत में उनके खिलाफ रोक दी जाए, लेकिन इनको स्टे ऑर्डर वहाँ से नहीं मिला। अब फर्द जुर्म क्यों अभी तक आयद नहीं हो सकी? क्योंकि तारीखें तो पड़ती होंगी और ये तो 1 साल पुराना 2 साल पुराना मामला है ये। देखिए, सलीम बेग साहब ने बड़े ही चालाकी के साथ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। कभी 7 मुलजमान जो इस रेफरेंस में नैब ने नामजद कर रखे थे, कभी कोई बीमार हो जाता था, कभी किसी की सेशनल दायर कर दी जाते थे, कभी किसी की कोटेल की एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती थी। हैरानकुन तौर पर 2019 सितंबर में जो एहतसाब दल नंबर 2 के जज आजम खान साहब ने उन्होंने डेट फिक्स की कि आइंदा हेयरिंग पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वो दिन है और आज का दिन है। अब 3 फरवरी को दोबारा जो है फर्द जुर्म आयद करने की डेट मुकर्रर की गई, लेकिन इस तमाम प्रोसेस में 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। जितने भी मुलजमान हैं सवाए यूसुफ गिलानी के, उनको इस्तेमाल किया गया और उनके जरिए बरियत की दरखास्तें दायर की गई। तमाम दरखास्तें एहतसाब अदालत जो मुस्तरद कर चुकी है सलीम बेग के खिलाफ, दीगर मुलजमान के खिलाफ। अब देखना ही होगा कि जब 3 फरवरी को अदालत लगती है, सलीम बेग साहब आते हैं नहीं आते, क्योंकि वो भी मनमोजी है, दिल करता है तो अदालत आ जाते हैं, नहीं आते हैं। तो इस पर भी अगर जो असल बात है, इनके साथ साथ जो दूसरा रेफरेंस है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, तकरीबन 2.25 अरब रुपए का रेफरेंस है। अजगर अली जो एहतसाब दल नंबर 3 के जज हैं, वो बहुत इस मामले पे बड़ी ही तेज़ी से समात को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें भी उन्होंने उनको तलब कर रखा है। मुश्किलात में उनके लिए बड़ा इजाफा होगा। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से उनके इन तमाम केसेस की प्रोसीडिंग चल रही है, मुलजम हैं, हुकूमत क्या इन मामलात पे देख रही है, वो तो बड़े ही आराम से वज़ीर आज़म को नामज़द कर देते हैं। जो दूसरा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, उसमें फर्द जुर्म आयद हो चुकी है? नहीं समी साहब, उसके लिए भी 15 फरवरी की डेट जो है अदालत ने अब आप देखिए कैसे। अब ये है बेसिकली वजह कि जो आदमी माजी में इन हुकूमतों के साथ करप्शन में शरीक रहा, एक माफिया का हिस्सा है, और वो क्वालिफाई, मैं आपको अभी वो जो अहलियत का मेयार बनाया गया था और किस तरीके से उसको डिसीव करके ख़त्म करके ये इन्होंने उनको चेयरमैन पैमरा लगवाया इसलिए था कि एक करप्ट आदमी उसको जिस वक्त वो चाहे जिस तरह से मर्ज़ी उसको इस्तेमाल कर सकें। अब वो इस वक्त बतौर रेगुलेटर इस्तेमाल नहीं हो रहे, अब वो बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज एक भीगी बिल्ली बने हुए खड़े थे सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कराना उनका काम है, लेकिन वो वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो वफाकी हुकूमत कहेगी तो वो इलेक्शन करवाएंगे। बिल्कुल इसी तरह चेयरमैन पैमरा बतौर रेगुलेटर एक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ उन्हीं हाथों में खेल रहे हैं जो हुकूमत जो जिस आवाज़ को वो दबाना चाहें वो दबा लें। और ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह जो एहतजाज का बायस है। अब ये आपने सुना कि 1.5 साल हो गया, कौन से पावरफुल लोग हैं जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तारीख लगती है लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अब 3 फरवरी को देखना है फ़र्द जुर्म आयद होती है कि नहीं, और उन पर करोड़ों रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है। ऐसा शख्स पैमरा का चेयरमैन आपने बना दिया, और फिर बड़े बड़े ताकतवर जो लोग हैं वो उनकी हमायत में आ गए और प्रेस रिलीज़ जारी कर रहे हैं कि जनाब ये चेयरमैन पैमरा के साथ है। ये वजह है कि चेयरमैन पैमरा एक इंतहाई ताकतवर लॉबी के रिप्रेजेंट बन के बैठे हुए हैं और पुष्टपनाही उनको हासिल है, जिसकी वजह से एहतसाब अदालत भी अभी तक उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकी। अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं फ़खर साहब
मैं आपसे लेता हूँ कमेंट इस पे, लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट है मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। ज़रा दिखा दें जी, सबसे पहले जो चेयरमैन के लिए अहलियत का जो इश्तिहार था जो शाया किया गया था अखबार में, उसमें जो उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई थी वो क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल सामने है। उसमें मास्टर्स चाहिए था, मीडिया में चाहिए था, स्टडीज़ में, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में, फाइनेंस, इकनॉमिक्स और लॉ किसी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके बराबर बाहर से कोई डिग्री आपने ली हो। ये म्यार है जो अखबारी इश्तिहार है एलिजिबिलिटी का। और अब ज़रा मुझे डिग्री की आप दिखा दें, हमारे पास कॉपी है मोहम्मद सलीम साहब की, ये आप देख लें पंजाब यूनिवर्सिटी की। ये मास्टर्स इनका पॉलिटिकल साइंस में है। इनकी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल वो उसमें क्वालिफाई नहीं करते कि उनको लगाया जाए। इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हो गई है कि इनका जो इनको बिल्कुल वायोलेशन की गई, और जो मेरिट था, जो एलिजिबिलिटी की टर्म्स थी, जो शराइत थी, उनको बाईपास करके तो उनको रखा गया और इसीलिए इनको चैलेंज किया गया वहाँ पे। ये तो एक सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनका म्यार। फिर एक समरी, बड़ा ये एक ड्रामाई चीज़ें हुई थी। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक उस वक्त के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है अहमद नवाज सुखेरा साहब, उन्होंने एक समरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजी थी। ये भी ज़रा आप दिखा दें। उस सुप्रीम कोर्ट की समरी में उन्होंने बड़ा क्लियरली, क्योंकि जब ये चेयरमैन पेमरा को लगाया जाना था तो एक दिन के लिए जनाब सुखेरा साहब को हटाया गया और एक नए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आए। उन्होंने आके एक बयान दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में और बेसिकली वो जो सारा प्रोसेस था उसको उन्होंने वायोलेट किया। ये जो अहमद नवाज सुखेरा साहब ने जो सबमिट किया था जवाब, उस जवाब में उन्होंने ये लिखा है, अगर आप दिखा सकें उसको, आप पढ़ सकें, कि जिसमें बिल्कुल ये क्लियर है कि जो मिस्टर सलीम बेग जो हैं वाज नॉट क्वालिफाइड टू बी कंसिडर्ड and was therefore not shortlisted for interview by the Information and Broadcasting Division। क्योंकि ये जो इश्तिहार था ये उसकी अहलियत पर वो पूरा नहीं उतरते थे, इसलिए इनको शॉर्ट लिस्ट भी नहीं किया गया था इंटरव्यू के लिए। लेकिन जो सर्च कमेटी थी उसने इन तमाम चीज़ों को इग्नोर किया और जो उस वक्त सारी चीज़ें छुपाई गईं और रद्दोबदल करके चीज़ों में उनको चेयरमैन पेमरा लगा दिया गया। और इसमें एक और बात भी है अहमद नवाज सुखेरा साहब की जो रिपोर्ट में है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो रूल 3 है गवर्नमेंट सर्वेंट्स एम्प्लॉय का, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में थे मोहम्मद सलीम साहब, लेकिन इन्होंने वजारत इत्तलात और नशरियात से बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं ली और इन्होंने अप्लाई कर दिया पेमरा के चेयरमैन के लिए, और ये पेमरा चेयरमैन भी बन गए बावजूद इसके कि ये क्वालिफाई नहीं थे। तो इनको सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उस वक्त के सरदार जो अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं, उन्होंने सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट जो उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने दाखिल की, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनको बिल्कुल भी उसमें ये दर्ज है कि ये किसी तरह भी क्वालिफाई नहीं करते सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बनने के लिए। अच्छा, अब ये तो इनकी जो तैनाती और जिस तरीके से इन्होंने सब किया वो है। मैं एक और भी चीज़, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस है 2002। इसका मैं आपको सफ़ा दिखा देता हूँ। वहाँ पर भी जो क्वालिफ़िकेशन लिखी गई है, ये सिर्फ कोई वजारत इत्तलात ने नहीं तय की, ऑर्डिनेंस में भी ये लिखा हुआ है कि द चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी एन एमिनेंट प्रोफेशनल ऑफ नॉन इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस हैविंग सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस इन मीडिया, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक और लॉ। कहीं पे भी पॉलिटिकल साइंस का जिक्र नहीं है। इसमें भी बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें आई हैं, लेकिन फिर भी उनको रख लिया गया। अब मैं एक और जो उन्होंने ग्रॉस वायोलेशन की है, मैं आपको वो आपके नज़र करना चाहता हूँ कि इनकी जो तैनाती है उसमें MP1 है इनका पे स्केल। आप ये उनकी देख लें, कोई तकरीबन 6,49,000 इनकी तनख्वाह है, वो भी प्रोविजनल। क्योंकि जो पेमरा ऑर्डिनेंस है
वो ये कहता है कि जो पेमरा चेयरमैन और पेमरा के जो एग्जेक्टिव बोर्ड जो मेंबर हैं एग्जेक्टिव उनके बोर्ड के, उनकी सैलरीज़ का जो तयन है वो सदर पाकिस्तान करेंगे। और ये जो हैं रूल्स, ये मैं आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मे डिटरमिन एंड शैल नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। ये आप देख लें, बिल्कुल ये सामने लिखा हुआ है कि तनख्वाहों का जो तयन है वो सदर पाकिस्तान करेंगे। लेकिन मोहम्मद सलीम साहब ने क्या किया, फाइनेंस कमेटी उसके ज़रिए इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई और दिसंबर और नवंबर इन्होंने 11.5 लाख रुपए तकरीबन तनख्वाह जो है वो वसूल की है। और जिस पर जो फाइनेंस कमेटी है उन्होंने ये इतराज़ भी किया, क्योंकि उसमें एफबीआर के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा कि सलीम साहब आप इतनी तनख्वाह ख़ुद से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये प्रोविजनली, ये पहली भी आपकी जो सैलरी है वो प्रोविजनल है MP1 की, और उसकी भी अभी सदर पाकिस्तान ने हतमी मंजूरी नहीं दी, लेकिन क्योंकि वो MP1 स्केल में ये बनती है तो इसलिए वो आप ले रहे हैं, तो आप डबल तनख्वाह नहीं ले सकते। तो इन्होंने अब ये कहा है कि जनाब आप वो जो मैं ज़्यादा सैलरी मैंने ली है, अब आप ऐसा करें कि 15, 20, 30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से मेरी तनख्वाह से आप कटौती कर लें। तनख्वाह का तयन सदर पाकिस्तान करते हैं, उनकी अप्रूवल के बगैर तनख्वाह नहीं ली जा सकती। मोहम्मद सलीम साहब ने नवंबर और दिसंबर में अपनी तनख्वाह डबल की, 11.5 लाख रुपए एक महीना, 11.5 लाख रुपए दूसरा महीना इन्होंने वसूल किया। रिकॉर्ड है वहाँ पर फाइनेंस में, हमारे पास भी उसकी कॉपी है। ये एक ग्रॉस वायोलेशन है, बिल्कुल एक ज़बरदस्त ये उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। ऐसा शख्स जो है वो चेयरमैन पेमरा अगर बैठा हुआ है, और फिर उसमें ये भी इनकी प्रपोज़ल थी कि हम जब इसको भेजेंगे अथॉरिटी के ज़रिए तो तनख्वाह आपकी इतनी हो जाएगी, तो आपका जो पिछला साल डेढ़ का जो टाइम है उसके एरियर्स भी आप वसूल कर लेंगे। तो 2-2.5 करोड़ का एक्चुअली ये टीका लगाने का ये उनका प्रोग्राम था, ये डाका था, क्योंकि आदत है पैसे बनाने की, पैसे लेने की। और अब वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जो कुछ किया उसके बारे में कहते हैं कि ये मैंने वज़ीर आज़म उस वक्त के जो है पाकिस्तान के, उनके कहने के पर किया था। मतलब ये वो कह रहे थे कि मुझे वादा माफ़ गवाह बना लो, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझसे पैसे न लो। फ़खर, ये सारा केस आपके सामने है। मुझे ये बताएं, चेयरमैन पेमरा जो इतना पावरफुल है कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, अदालतों में कार्रवाई नहीं चलने दे रहा, 1.5 साल से फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, बिल्कुल क्लियर वायोलेशन है जो रूल्स की, उसके बाद वो चेयरमैन पेमरा बन गया, अपनी तनख्वाह खुद से बढ़ा रहा है। सदर पाकिस्तान का वो इख्तियार है, इजाज़त के बगैर वो पेमरा के लिए अप्लाई करता है। वजारत इत्तलात और नशरियात में कोई उसका इजाज़त, फिर बाद में वो वहाँ से इस्तीफ़ा देता है और अपने आप को रिटायर होता है। देखिए ये सब क्या है, ये कहाँ ये क्या मामला है? ये समी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जितने भी प्रूफ्स आपने दिखा दिए हैं, इसके बाद तो किसी भी तरह से इस पोस्ट के ऊपर उनका कायम रहना जो है वो बनता ही नहीं है। और आप ये देखें कि ये जो अपॉइंटमेंट के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर रहे। और फिर जिस तरह से जो अपनी फाइनेंशियल गेन की बात है, तो पर्सनल गेन के लिए उन्होंने अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी किया, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी किया, और फिर फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन में ये सारा मामला जाता है। तो वैसे ही एट द आउटसेट उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो क्योंकि उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती, तो वो तो वैसे ही इसके लिए अफसार आलम को इसीलिए हटाया गया था कि वो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते थे। बिल्कुल, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि जब आप इसी तरह जो PTV के चेयरमैन थे ये कासमी साहब, उनको भी इसीलिए हटाया गया, और अब नईम बुखारी साहब को भी इसीलिए हटाया गया। तो ये अहलियत पर उतरते ही नहीं है पूरे, लेकिन ही इज देयर, पता नहीं कौन इनके पीछे है। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप देख लें कि जब कोई कॉम्प्रोमाइज़ पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह की पोस्ट के ऊपर आके जब बैठेगी, तो फिर वो अपने फंक्शंस और अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उस तरह से निभा नहीं सकती, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ पे आपने मीडिया के हवाले से एक इदारा बनाया हुआ है और जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों को, कंटेंट को रेगुलेट करना है,
तो उसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त 5th जनरेशन वारफेयर, जिसको हाइब्रिड वारफेयर हम कह रहे हैं, उसका मुकाबला करना है। तो इस तरह के पर्सन जो हैं जब इस तरह की पोस्ट पे आके बैठ जाएंगे तो वो तो किसी भी तरह से जब वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे तो वो उस ना सिर्फ उस इदारे की साख के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि ओवरऑल अगर आप देखें तो वो मुल्क के लिए भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि नुकसानदेह साबित होती हैं, जिसमें आपने ख़ुद ही जिक्र किया था कि अगर पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से कोई बात है, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के हवाले से कोई बात है, 12 बजे के बाद रात को मेरी बात सुने। जी हाँ, मैं नाम नहीं लेता नेटवर्क्स का जो दिखाते हैं चैनल्स, इवन जिस शहर में मैं बैठा हूँ 12 बजे के बाद न्यूडिटी इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारे गैर मुल्की लोग रहते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि हमारा चेहरा क्या है, वो दिखाए जाते हैं। मैं स्क्रीन शॉट्स हैं मेरे पास, वो भी उस पर पूरा मैं प्रोग्राम करूँगा, और फिर किस तरह इल्लीगल चैनल्स को चलाने की इजाज़त दी जा रही है, और किस तरीके से जो रात को 1 बजे 2 बजे जो प्रोग्राम चलते हैं उनमें क्या क्या सीन और क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई किसी तरह भी रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये इस तरह की अपॉइंटमेंट जो है वो 1 मिनट सेल नहीं होती, और जो भी एग्जेक्टिव लेवल पे एटलीस्ट जो है इस हवाले से फ़ैसला जो है बहुत पहले कर देना चाहिए था। और जैसे कि जिस दौर की बात आप कर रहे हैं और जिस तरह से अभी हमारे जो कुलीग हैं अफजल साहब ये बता रहे थे कि नैब में भी केस चल रहा है, तो मैंने आपको यही बताया कि वो जिस तरह से करप्शन के हवाले से इस मुल्क के अंदर इदारों की तबाही हो गई है, और आप ये देखें कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे पेपर आउट हो जाते हैं, वो ये सब चीज़ें इसी तरह से हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम आगे चल कर के जो है ना बच जाएंगे और कुछ कार्रवाई नहीं होगी। आपने देखा है कि सिंध के अंदर इतने सारे लोगों ने प्ली बार्गेन की, और जो प्ली बार्गेन करने वाला होता है वो नौकरी पर कायम नहीं रह सकता। और बिल्कुल अभी अच्छा, मैं एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फ़खर, मैं एक अफजल से एक और बात पूछना चाहता हूँ। अफजल, आपने वहाँ पर नैब को आप हमेशा कवर करते हैं, 1.5 साल से ये तारीखें ले रहे हैं और कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, और जज साहब जो है वो उन्होंने नहीं देखा कि 1.5 साल से डिले हो रहा है फर्द जुर्म में। क्या पीछे कौन कैसे ये किया इन्होंने? देखें समी साहब, जो तखीरी हरबे हैं वो बनाने के तो सलीम बेग साहब बहुत मास्टर हैं, क्योंकि वो अपनी जान छुड़ाना चाहते थे कि जितना ज़्यादा ये मामलात लिंगर होते रहें, वो बतौर चेयरमैन पैमरा अपना टाइम पीरियड गुजारते रहे। और हर बारी हमने ये देखा है कि आधे केसेस में वो आते हैं, आधे केसेस में वो एग्जम्पशन जो है हाजिर से जो फाइल कर देते थे। और बड़ी स्ट्रेटजी बनाई रखी थी इन्होंने कि पहले जो इनके साबिक CEO थे USF के रियाज अशर सिद्दीकी साहब, वो उनके मामलात पहले चलाए गए, पहले उनकी तरफ से एग्जम्पशन दायर की गई, फिर उसके बाद उनकी जो बरियत पूरा ये गैंग है, पूरा गैंग है बिल्कुल, क्योंकि ये सब मिले हुए थे, सब ने माल बनाना था, कमीशन खाना था। और आप मुझे बता रहे थे कि बहुत सारी पेमेंट्स इन्होंने ऐसी की हैं जो एक्चुअली इश्तिहार छपे ही नहीं है, और बस वो ये कह दिया कि ये छप गया, बिल आ गया, और वो करोड़ों रुपए की पेमेंट की है इन्होंने। समी साहब, जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो उसमें जो नैब के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इस चीज़ की बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई किया कि जो मखसूस एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसे सलीम बेग साहब ने नवाजा था, उन्होंने ना सिर्फ ओवर बिलिंग की बल्कि उस ख़जाने से तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो है वो टीका लगाया। और उन ओवर बिलिंग का ना तो कोई रिकॉर्ड मिल रहा है, ना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी उसमें कोई रिकॉर्ड है, ना प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास कोई रिकॉर्ड है, ना ही नैब जो इन तमाम मामला की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लग ये रहा है कि जब इस इन्वेस्टिगेशन का अमल आगे बढ़ेगा, जब ट्रायल, अभी देखें अभी तक 2 साल हो गए इस रेफरेंस को दायर हुए, ट्रायल शुरू नहीं हो सका। जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होगा तब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा। जब ट्रायल शुरू होगा फिर देखिएगा कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। और सलीम बेग साहब के लिए मैं तो अपनी जो कोर्ट की मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि इन तमाम मामलात में जो नैब के एविडेंस है उन्हें सज़ा होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जी, अब यहाँ पर नाज़रीन हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, लेकिन मैं वक्फ़े पर जाना ज़रूर कहूँगा कि जो पावरफुल लोग हैं यहाँ पर, हमने ये सवाल वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी किया था, उन्होंने भी कहा कि बाज़ औक़ात कानूनी चीज़ें ऐसी आती हैं, लेकिन वहाँ पर अब बाबर अवान साहब जैसे काबिल उनके एडवाइज़र्स हैं, और भी दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो कानून पर उन्हें बताते हैं। एक ऐसा शख्स जिस पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही है, करोड़ों रुपए जिसने खाया है, बनाया है,
और फिर जिसका ताल्लुक़ उन लोगों से है, माजी की उन हुक्मरानों से है जो अभी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे हैं। और अभी भी मोहम्मद सलीम साहब यही कहते हैं, मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेके कहते हैं कि मुझे तो फ़लाँ ने कहा कि एनू भी तुंदे हो, तो एनू भी तुंदे हो। ये वो खुद कहते हैं। और ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये सब कुछ जो है कितना उनके नामों पर ये कितने छींटे फेंक रहा है और उनके कपड़ों को भी दागदार कर रहा है। गुफ्तगू हमारी जारी है, छोटे से एक वक्फे के बाद फिर दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़खर रहमान हमारे साथ हैं और अफजल जावेद हमारे साथ हैं। अभी हमने ब्रेक पर जाने से पहले चेयरमैन नैब की जो तैनाती गैर कानूनी, फिर उन पर करप्शन के चार्जेस, किस तरीके से वो अपने ख़िलाफ़ अदालतों में जो कार्रवाई है उसको उन्होंने रोका हुआ है, किस तरीके से वो नाम ले के कह रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। और एक अजीब, यानी जो इदारे हैं, जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जो इंडिपेंडेंट हैं और जिनका अहम काम है, वो इदारे हमें बेबस नज़र आ रहे हैं, कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ऐसी ही बेबसी आज मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैंने विटनेस किया। मैं कमरा अदालत में मौजूद था। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं, एक तस्वीर उन्होंने कर दूं समी साहब, वो सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मुझे लिख के दिया है इसने, चेयरमैन पैमरा, माफ़ी चाहता हूँ। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब तो बड़े अल्लाह खुश रखे, बड़ी वो बहादुरी से बड़ा एक तरह का जहाद कर रहे हैं। तो ये चेयरमैन पैमरा की हम बात कर रहे हैं। तस्वीर साथ ही हो गए, नहीं तो पता नहीं फिर बाद में माफ़ी मांगनी पड़नी थी। पर आज मैं जब सुप्रीम कोर्ट में था, जो मैं बात कह रहा था, वहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। और जस्टिस मकबूल बाकर ने ये बात कही कि कोई कन्विक्शन ही नज़र नहीं आ रही। काजी फायज़ साहब ने एक बात कही, देखें उनकी बहुत सारी बातें जो है ना, वो मीडिया में इधर उधर सोशल मीडिया पर उनके रेफरेंस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में छपती हैं, सही है गलत है मुझे नहीं पता। आज जो मैंने काजी फायज़ साहब की गुफ्तगू कमरा अदालत में सुनी, उनकी जो बात भी थी वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आईने पाकिस्तान आपको ये इजाज़त देता है कि आप इलेक्शन करवाएं और तमाम जो इदारे हैं वो आपकी हमायत और आपकी इमदाद के पाबंद हैं, तो आप किससे डिक्टेशन ले रहे हैं, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। जमहूरियत के लिए बेसिक डेमोक्रेसी जो है, ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मसाइल का हल होना बहुत ज़रूरी है। और एक उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि अपने दुश्मन हम खुद बन गए, हमें बैरूनी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। ये जो सारा इस वक्त बेचैनी है, ये जो सारा एक इशू है, वो इसलिए है कि ग्रास रूट लेवल पर जो इलेक्शन होने चाहिए थे, बल्दियाती और नुमाइंदे होने चाहिए थे हल करने के लिए मामला, वो आप हल नहीं कर रहे। तो उन्होंने जो कहा आज कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर अगली जुमेरात तक आप हमें तारीख दें कि आप कब ये इलेक्शन बल्दियाती होल्ड करवाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में। तो मैं फ़खर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन करवा दिए होते तो क्या अदालत, फिर क्या ये वैक्यूम क्रिएट होता, क्या कोई अदालत या कोई जज इस तरह की बात करता, मुझे ये बताइए। कतई नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से माजी में भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामलात जो थे वो आते रहे, और ख़ास तौर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। और सुप्रीम कोर्ट यही बावर कराती रही है हमेशा इलेक्शन कमीशन को कि आप एक आइनी इदारा हैं, आप एक आइन के आर्टिकल के तहत आपकी क्रिएशन है, आप एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आपके गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आके कोई काम नहीं करेंगे। और अब भी आज जो समाअत हुई, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये पहले ऑर्डर देना पड़ा कि बल्दियाती इंतखाबात जो है उसका इनेकाद टाइमली हो जाना चाहिए, और अभी तक ना होना जो है ये यकीनन जो हुकूमत का जमहूरियत के हवाले से और इदारों को मजबूत करने के हवाले से, देखें जब आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बात करते हैं तो ग्रास रूट लेवल पर बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वहीं से उसका आगाज़ होता है। तो बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है, वो ख़ुद मुख्तार है और उनको फौरी तौर के ऊपर इस फैसले पर अमल दरामद कर देना चाहिए था। और अब मज़ीद इसमें ताख़ीर एक और बात भी कही, कोई जवाब नहीं है। एक और बात भी कही काजी फायज़ साहब ने, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन से पूछा कि पंजाब में
इदारे डिज़ोल्व, उन्होंने बताया कि डिज़ोल्व हुए, तो उन्होंने पूछा कि क्या वो कानूनी थे, गैर कानूनी थे? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी वो गैर कानूनी तौर पर डिज़ोल्व किए गए। तो उन्होंने कहा जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने, आपने क्या किया फिर इलेक्शन करवाने के लिए? वो जी उन्होंने कहा वो वहाँ पे उन्होंने रूल तब्दील कर दिए। उन्होंने कहा भाई आप इलेक्शन, जो भी रूल्स थे, अगर नए रूल्स नहीं बने तो पुराने रूल्स एग्जिस्टेंस में थे, आप उनके तहत इलेक्शन करवाते। और अगर कोई आपको रोकता तो आइन ने आपको इख्तियार दिया है, लेकिन फिर भी ये अदालतें बैठी हैं, आप हमारे पास आते। तो लोगों को, अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं, जो पॉपुलर पार्टीज होती हैं, वो इलेक्शन मुलतवी नहीं कराती, वो इलेक्शन से भागती नहीं है। ये अनपॉपुलर लोगों का काम है जिनको ये डर होता है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। अब ये इतनी बड़ी जो इंसल्ट करवाई है गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में, आप भले ही से जो मर्जी कहें, मुझे पता है हुकूमत वाले बहुत सारे लोग, क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वो तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता, वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज जो काजी फायज़ ईसा साहब और मकबूल बाकर साहब जो बात कर रहे थे वो गलत नहीं थी भाई, वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। अफजल मुझे बताइए, आप अदालतों को आप जाते हैं आते हैं, बलदियाती इलेक्शन होने नहीं चाहिए थे क्या? 2.5 साल हो गए इस गवर्नमेंट के आए हुए। देखें समी साहब, अगर हम बाकी दुनिया के ममालिक को देखें तो वहाँ पर जो सबसे नेसेसिटी ज़रूरत है वो यही है कि जो लोकल बॉडी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ताकि वो निज़ाम आवाम की जो सेहत के शोबे हैं, जो उनके तालीम के शोबे हैं, जो उनके सोशल वेलफेयर के शोबे हैं, उनमें उनको फैसिलिटेट कर सकें। अगर हम माजी में भी देखें तो परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ये सिस्टम चला और बड़ी हद तक जो है ये सिस्टम कामयाब रहा, लोगों को फैसिलिटेट किया गया, बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो ग्रास रूट लेवल पर काम किए गए। और सबसे बढ़कर ये होगा कि जो मोबिलाइजेशन होगी पॉलिटिकल तौर पर भी, ग्रास रूट लेवल पर जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो भी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम लेकर आएंगी और हर एक की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रास रूट लेवल है, जो अपनी अपनी लोकल जगह पर जो उनकी कोशिशें हैं उनको बेहतर बनाया जाए और एक आवाम की वेलफेयर के लिए जो है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी अपने मंशूर में एक वादा किया था कि जो आवाम की फलाह के जो मनसूबे हैं, उनकी वेलफेयर के जो वादे किए थे वो भी पूरे किए जाएंगे। लेकिन अब हालात आपके सामने हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सरजनिश हुई चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इन मामलात की तरफ बहुत संजीदगी के साथ देखना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। आप ये देखें ना, मुझे मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई जुल्म होगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसका काम है इलेक्शन कराना, और यही कहा अदालत ने कि आपका इसके अलावा कोई एग्जिस्टेंस का कोई बेस ही नहीं है कि आपने अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो यू शुडंट बी देयर। वो आगे से बात नहीं कर रहा। जो पेमरा का चेयरमैन है वो खुद से अपनी तनख्वाह बढ़ा के इतनी बड़ी मिस एप्रोप्रिएशन के 11.5 लाख रुपए नवंबर, 11.5 लाख रुपए दिसंबर पैसे वसूल कर लिए, एरियर वसूल करने की बात कर रहा है। और अब ये कह रहा है कि अच्छा जी आप मुझसे कटौती कर लें 20-25 हज़ार, 30-40-50 हज़ार रुपये महीना। ये इतना बड़े डाका डालने वाले इन बॉडीज़ के चेयरमैन मौजूद हैं और हुकूमत के पास कौन लोग हैं जो ये उनको इस तरह से मशवरा दे रहे हैं कि ये स्टेटस को, ये इमरान खान को ख़राब करने की बात है। वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए। क्यों फ़खर, क्या कहते हैं आप? समी साहब, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आप गुफ्तगू को उस तरफ ले आए हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मार्च और अप्रैल जो हैं उसके अंदर जो ख़ास तौर पर अप्रैल के अंदर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा और उसके अंदर आपको बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज जो है वो यकदम होती हुई नज़र भी आ सकती है। और जो जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान का ताल्लुक़ है, ये बहुत सारे बोटलनेक्स जो हैं ये सारे इसी तरह से एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं और ये इस वक्त एसेस किया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो एक बहुत बड़ा फ़ैसला ना कर बैठें और जिससे अंदर जो है ये बल्दियाती इंतखाबात तो शायद पीछे रह जाएं और फिर पता नहीं कौन सी सूरत हाल जो है वो सामने आ जाएगी। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि देखें, अगर हर चीज़ टाइमली हो जाए और जो ये बल्दियाती इंतखाबात अगर हो जाते तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत को बहुत सारी चीज़ों का सामना है, ख़ास तौर पर अपोजिशन की जानिब से, तो वहाँ पे निचले लेवल के ऊपर और जो महंगाई के और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से ये मामला जो थे उस लेवल पर सेटल हो सकते थे अवामी नुमाइंदों के ज़रिए से। लेकिन एक मंसूबे के तहत जो थे वो ये बल्दियाती इंतखाबात जो थे वो रोके गए और जब बात करते हैं तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की
और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रिफॉर्म्स की बात की जाती है, एक नए सिस्टम की बात की जाती है, लेकिन ये हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं है और इलेक्शन कमीशन की जो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी है उसके लिए भी एक नेक शगुन नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। यहाँ पर हम एक छोटा लेते हैं और जब वापस आते हैं तो एक और केस था सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अताब बंदयाल कर रहे थे, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे, जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह, मज़र मियाँ खेल उसमें शामिल थे और जस्टिस तारिक मसूद भी उसमें शामिल थे। तो उसके बारे में बात करेंगे। और वो शौकत सदीकी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज, उन्होंने अपनी जो उनको जो सर्विस से निकाला गया उस अपील, वो उनकी अपील थी, वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम तजिया और मेरे साथ फ़खर रहमान और अफजल जावेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ने आज जस्टिस साबिक जज हैं शौकत सदीकी, उनके केस की भी समाअत की। उन्होंने जो उनकी रिमूवल थी उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और 5 मेंबर बेंच ने उसकी समाअत की। आज जो इस्लामाबाद बार के वकील थे सलाउद्दीन साहब और कराची से जो रशीद अहमद रिजवी साहब थे, उनकी जो पिटिशन्स थी उन पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने उनसे ये कहा कि अपनी लैंग्वेज को ठीक करें। इदारे की जो सैंक्टिटी है वो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उसको बुलंद करें, उसकी हिफाजत करें। और ये जो स्कैंडलस आपने लैंग्वेज और जिस तरीके के इल्ज़ामात लगाए हैं, ये इदारे के लिए बहुत इसको नुकसान होगा। और रशीद रिजवी साहब ने इस बात को माना और सलाउद्दीन साहब ने थोड़ी सी बहस की, लेकिन जो अंदाज़ था, जिस दर्द भरे अंदाज़ में जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने बात की और जिस तरह से उनको समझाने की कोशिश की, तो सामने नज़र आ रहा था कि तजुर्बा भी है, बात करने का सलीका भी है और तमाम मामलात पर पूरी नज़र भी है उमर अताब बंदयाल साहब की। तो फिर सलाउद्दीन साहब ने भी इससे ज़ाहिर है, उन्होंने भी कहा कि ठीक है जी, मैं इसकी लैंग्वेज तब्दील करता हूँ। फिर हामिद खान साहब ने शौकत सदीकी साहब के बिहाफ पर बहुत अच्छे दलाइल दिए। आज उन्होंने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की, बड़ी धीमी आवाज़ में जो ग्राउंड्स थी मुकदमात का, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने ये इस्तदा की, ये इल्तिजा की कि जिस तरीके से रिमूव किया गया शौकत सदीकी साहब को, एक अपॉर्चुनिटी जो उनको मिलनी चाहिए थी सुनने की, अपना मौक़िफ़ बयान करने की, वो उन्हें नहीं दी गई। तो इसलिए ये उनको बिल्कुल इस बात की इजाज़त मिलनी चाहिए। जजेज़ ने आपस में फ़ैसला किया। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने भी सवालात किए, बिल्कुल कानूनी सवालात थे, और जनाब एजाजुल एहसन साहब ने भी गुफ्तगू की। सजाद अली शाह साहब ने भी बीच में 1-2 दफ़ा इंटरवेंशन की और गुफ्तगू की। बिल आखिर जजेज़ इस बात पे कन्विंस हुए कि शौकत सदीकी साहब को मिलना चाहिए एक और मौका, और इसलिए उन्होंने नोटिस किया अटार्नी जनरल को भी और जो रिस्पोंडेंट्स थे उनको भी। लेकिन जो हामिद खान साहब के जो दलाइल थे वो बड़े ज़बरदस्त थे और इसका ज़िक्र नहायत ही शगुफ्ता अंदाज में जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने भी किया। और जिस वक्त जजेज़ ने आपस में कंसल्टेशन की, कमरे अदालत में बैठे हुए, एक खामोशी थी, तो फिर जब उमर अताब बंदयाल मुतवज्जह हुए हामिद खान साहब की तरफ, तो उन्होंने सबसे पहले ये उनसे कहा कि हैव ए स्माइल, जिससे अदालत में बैठे हर शख्स को ये मालूम हो गया कि बिल्कुल अदालत जो है वो नोटिस जारी करने वाली है। और जब जजेज़ अपने चैम्बर में वापस जाने लगे तो कहा जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने हामिद खान साहब को कि आपने बहुत अच्छे दलाइल दिए। तो आप पहले भी जाते रहे हैं फ़खर रहमान, आप तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं। जो मैंने आज देखा वहाँ पे, इंतहाई उसको एक कानूनी अंदाज में, कानूनी नुकात जो हैं उनको सामने रखते हुए जजेज़ ने इस केस को देखा, इसको फ़ैसला किया। और जो वकील शुरू में थोड़े हॉस्टाइल थे, उन्होंने भी जब देखा कि जजेज़ तमाम कानूनी जो मामलात हैं उन पर गौर करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने भी अपने अंदाज़ तकल्लुम, अपने लहजे, अपनी बॉडी लैंग्वेज, सबको बिल्कुल एडजस्ट किया अकॉर्डिंगली, विच वॉज़ ए वेरी गुड साइन।
हाँ बिल्कुल समी साहब, जहाँ पे एक आपको मुस्बत सूरत हाल नज़र आती है, माहौल नज़र आता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका तदारुक करना भी ज़रूरी है। और ये जिस तरह से जजेस साहिबान ने जो अल्फाज का चुनाव था पिटीशन के अंदर, उसको ठीक करने के लिए सदा की, ये इस तरह कई बार जो था वो हमने सुप्रीम कोर्ट में मैंने ख़ुद देखा। और ख़ास तौर पर जब वकला की जो तहरीक थी 2007 और 8 के अंदर, और फिर उसके बाद जब जजेस बहाल हो गए थे, तो तब भी हमने देखा था कि बहुत सारे वकला की जो उस तहरीक में शामिल थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनके मनपसंद वकील जो हैं वो जज बन जाएं। और इसके ऊपर जो दूसरी तरफ बेंच की तरफ से ये आया था कि ये तहरीक इसलिए नहीं थी कि अब आपने जो है इसके लिए जद्दोजहद की, तो हम आपके मनपसंद बंदे को जो है ना जज लगा दें। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी किसी जज का केस कोई वकील एजिटेट कर रहा होता है, तो वो एक बैलेंस जिसको हम कहते हैं वो रखना ज़रूरी है बेंच और बार का, क्योंकि अदरवाइज़ फिर जज जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ सूरत हाल में चला जाता है। और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन या एडजुडिकेशन ऑफ जस्टिस जो है उसके लिए उसके मुस्बत पहलू जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो यकीनन आज 5 रुकनी बेंच ने, जो लार्जर बेंच था, उन्होंने नोटिस जारी करके, और नोटिस हमेशा उस वक़्त जारी किए जाते हैं जब देखा जाता है कि कहीं पे इनजस्टिस या कहीं पे जो मौका जो था दूसरे फरीक को अपना मौका पेश करने का पूरा नहीं मिला, तो अदालत जो है फिर वो नोटिस जारी करती है और पूरा भरपूर तरीके से इंसाफ के तकाज़े पूरा करने की कोशिश करती है। और इस तरह का जहाँ माहौल भी टेंस हो, तो जिस तरह आपने कहा, तो ये कि उन्होंने कहा कि हैव ए स्माइल, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे मुकदमात हुए कि बहुत टेंस सिचुएशन भी थी हमने देखी। और ऐसी भी सूरत हाल थी कि जहाँ पे हमें लगता था कि शायद अभी हाथापाई की तक नौबत जो है, गालम गलोच तक नौबत जो है वो चली जाएगी। लेकिन जजेस ने हमेशा सूरत हाल को देखते हुए माहौल को ठंडा करने और उसको आइन और कानून और जो दलाइल हैं, आर्गूमेंट्स हैं, उसके में सारे मुकदमे को रखने की हमेशा से कोशिश की, जिसका आज भी आपने मुजाहिरा देखा। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और मुकदमा, वक्त तो हमारे पास कम है, लेकिन उमर शेख डैनियल पर्ल केस में जो मुलजिम थे, मुजरिम थे, जिनको सज़ा सुना दी गई थी, और फिर सिंध हाई कोर्ट ने उनकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। बाकी जो उनके 3 जो को अक्यूज़ थे, अकम्पलिसेस थे, उनको बरी कर दिया गया था। तो सिंध हुकूमत ने इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। आज 3 मेंबर बेंच था, तो उन्होंने एक तो जो सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पर आके जो इंटेलिजेंस के बल्ले सील्ड लिफाफे और ये देने की कोशिश की, उसको उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, ये जो आप जो कुछ भी दे रहे हैं, वी डोंट बाय दैट। आज आप लेके आ रहे हैं, कितने सालों पुराना ये मुकदमा है, और 7 साल जो कैद थी जो सिंध हाई कोर्ट ने की, सज़ाए मौत कम करके उमर शेख की, कि वो तो 18 साल से जेल में है, तो वो 7 साल छोड़ें, वो तो 14, 15 साल, 18 साल से जेल में है। तो अगर वो किसी और मुकदमे में सज़ा याफ्ता नहीं है तो उसको आप रिहा करें। सिर्फ जस्टिस याहिया अफरीदी जो थे, उन्होंने उमर शेख की सज़ा को बरकरार रखने का उन्होंने फैसला 3-1 से 3 मेंबर था बेंच और 2-1 से ये फ़ैसला आया। तो ये जो फ़ैसला है इंटरनेशनली, तो क्योंकि आप कवर भी करते हैं, तो वो तो नहीं मानेंगे इस बात को, वो तो पाकिस्तान के जो, लेकिन यहाँ पर तो जो फ़ैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ही हैं। अगर एविडेंस नहीं मिल रहा या एक सज़ाए उम्र या सज़ा थी कैद की वो पूरी होगी, तो मुलज़िम को तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, उसको तो आप रख नहीं सकते। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से थी कि एक ऐसी चीज़ जो कि नीचे से जब ये केस शुरू हुआ उस वक़्त सामने नहीं आई, तो और इस वक्त उसको सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने रख कर और ये इस्तदा की जाए कि जनाब ज़रा इसको देख लें, तो उन्होंने जो जजेस जो थे उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जो पैमाना जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ये उसकी सरियन खिलाफ वर्जी होती, क्योंकि जब भी केस नीचे से शुरू होता है तो वो हर चीज़ जो है वो तो उस वक्त दी जाती है। क्योंकि अब जो डैनियल पर्ल हो या XYZ हो,
किसी भी मुजरिम का जिसके या किसी भी मुलजिम के हवाले से कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको उस वक़्त तो बतौर एविडेंस उसको पेश नहीं कर रहे हैं और अचानक आप किसी चीज़ को सामने ला के पेश करेंगे, तो आम तौर पर कोर्ट्स में प्रैक्टिस यही रही है कि जजेस उसको नहीं मानते। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। इस पे ये कहना कि जनाब के किसी वेस्टर्न कंट्री ने ये अज्यूम कर लिया कि ये कातिल है और हक़ाइक़ जो हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो उसके बरक्स हों, तो आप एग्जम्पशंस के ऊपर तो फ़ैसला नहीं दे सकते कि लेकिन मैं फ़ख्र एक बात मैं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे केसेस लेटली रिपोर्ट हुए हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जिनको रेप केसेस में सज़ा हुई थी आज से 25-30 साल पहले, लेकिन अब जब डीएनए का तरीका आया और जब वो उन्होंने चेक किया तो मालूम हुआ कि वो तो मुल्ज़म या मुजरिम नहीं थे, तो लास्ट स्टेजेस पे जाके उनकी रिहाई हुई। बहुत सारे लोग जो डेथ रो में थे अमेरिका में, यूरोप में, उनकी वो जो सज़ा है वो भी वापस हुई। तो अगर कोई एविडेंस ऐसा आ जाता है तो दुनिया में तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अदालतें उनको देख लेती हैं, क्योंकि इट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ, इट्स अबाउट। अब अगर एक डैनियल पर्ल को किसी ने मारा है और वो वाकई वो बंदा है, उस वक्त किसी की गलती की वजह से वो एविडेंस है, तो उसका जो फ़ायदा है वो अक्यूज़ को तो नहीं, वो मुल्ज़म को तो नहीं होना चाहिए। देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना हमेशा एक्यूज़ को जाता है। ये तो प्रैक्टिस है तमाम अदालतों में, दुनिया में हर जगह पे इसी को देखा जाता है कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट जहाँ पे आ जाता है तो उसका फ़ायदा हमेशा एक्यूज़ को जाता है। और जहाँ तक आप देखें कि एक शख्स जो है अगर वो सालों साल से जेल में उसने गुजार दिए और एट द एंड ऑफ द डे जाके पता चलता है कि उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो तो फिर उसने नाहक एक सज़ा काट ली। ठीक हो गया। मुझे अफजल जावेद, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने डिग आउट किया आज एक चेयरमैन पेमरा की, कि किस तरीके से वो अदालतों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, 1.5 साल से फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। अब ये तो एहतसाब अदालत के जज पर है कि ये जो 3 तारीख है उसमें वो क्या करते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म पर है कि करोड़ों रुपए एम्बेज़ल करने वाले। और अभी नैब को देखना चाहिए कि ये जो 2 महीने की सैलरी उन्होंने डबल करके खुद ले ली, एक बहुत बड़ा ये भी जुर्म किया उन्होंने। और देखते हैं कि क्या होता है। हम इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे इस सारे केस में, और दीगर दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप देखते रहिए बोल न्यूज़, देखते रहिए तज्ज़िया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।